हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग भारत के उन महापुरुषों के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उन्हीं शख्सियत में से आज हम लोग पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का ही बहुत अहम लेसन होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन आप लोग अगर क्लास में नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तब जाकर आप वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज़ ऐसा कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के जन्म के बारे में यहाँ पर मैं बात करता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो 1897 में हुआ था, 1897 में। और इसके बाद इनकी मृत्यु जो है 1945 में हो जाती है। हालांकि इनकी मृत्यु का कोई साफ खुलासा तो नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी पुस्तकों में इनकी मृत्यु का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। यहाँ तक कि जब इन्हें 1992 में जब भारत रत्न दिया जाता है, तो मरणोपरांत दिए जाने के कारण भारत रत्न को कुछ जस्टिस यानी कि कुछ न्यायाधीशों के द्वारा उसको वापस करा लिया गया था। इस कारण इसका ये हवाला दिया उन्होंने कि जो तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस थे उनकी मृत्यु का कोई कंफर्म डेट नहीं पता थी। ठीक है, तो सामान्य जीवन परिचय से हम लोग शुरुआत करेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री के वो हर एक क्वेश्चन को यहाँ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय से हम लोग यहाँ से सीखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी भी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें नेताजी भी कहा जाता था। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को एक अच्छे मध्यवर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। तो आप लोग यहाँ से सवाल होने वाला है आप लोगों का कि सर इनका जन्म तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो मैं यहाँ से आप लोगों को ये बता दूं कि जो उस समय कटक उड़ीसा जो था वो उड़ीसा था नहीं, वो पूरा का पूरा बंगाल में आता था। किस में आता था? पूरा का पूरा वहाँ पर बंगाल में आता था, क्योंकि जब 1905 का विभाजन हुआ था, उसको बोलते हैं बंगाल विभाजन। उसमें से बहुत सारे हिस्सों को अलग कर दिया गया था, जिनमें तुम्हारा झारखंड हो जाएगा, ठीक है, बिहार हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और तुम्हारा पूरी एक बांग्लादेश हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इनको 1905 में अलग करके बनाया गया था, लेकिन उसके पहले ये सारे के सारे बंगाल थे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि इनका जो जन्म था वो बंगाली परिवार में हुआ था। लेकिन अगर आप लोगों से आज पूछे तो आप लोग बताना कि कटक उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को। आप लोगों से एक क्वेश्चन ये है कि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। उस समय उड़ीसा जो है वो कटक बंगाल के अंतर्गत आता था, इसलिए मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को डिस्कस कर दिया। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के पिता जो थे उनका नाम जानकीनाथ था, जो बंगाल विधान परिषद के सदस्य थे। अब यहाँ से एक ये पॉइंट याद रखने वाला है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके पिता जो थे वो बढ़िया खानदान से आते थे, यानी कि उनके काफ़ी वो सक्षम थे, इसलिए ठीक है, इसलिए वो बंगाल विधान परिषद के क्या थे? सदस्य भी थे। उन्होंने 1919 में कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 1920 में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, और एक साल के बाद अपने पद को, अपनी जॉब को छोड़ करके भारत के आंदोलनों में कूद पड़ते हैं। ठीक है, इन्होंने जब आईसीएस की परीक्षा पास की थी 1920 में, तो इनकी ऑल इंडिया में 4th रैंक थी। कितनी थी? ऑल इंडिया में 4th रैंक थी, यानी कि चौथी रैंक थी जो। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है कि आईसीएस की परीक्षा कहाँ आयोजित की जाती थी उस समय? आईसीएस की परीक्षा जो है कहाँ आयोजित की जाती है? ऑप्शन है तुम्हारा न्यू दिल्ली, दूसरा कोलकाता, तीसरा लंदन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका आयोजन उस समय लंदन में किया जाता था। ठीक है, आईसीएस जो परीक्षा थी उसका आयोजन लंदन में किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। यहाँ से एक पॉइंट याद रखने वाला है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गांधी जी से प्रभावित थे, और वे राजनीति में गांधी जी की प्रेरणा से आए थे। ठीक है, ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, और राजनीति में आने का कारण इनका था कि महात्मा गांधी जी से ये प्रेरणा पा करके क्या हुए? राजनीति में उतर आते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे ना वो चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास का मतलब होता है ये सीआर दास हैं। ये वही सीआर दास हैं जो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा जिनके द्वारा
स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। ठीक है, 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद जब ये लोग क्या करते हैं, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कर लेते हैं। इसके बाद इनके शिष्य होने के नाते सुभाष चंद्र बोस भी क्या होते हैं, स्वराज्य पार्टी से जुड़ जाते हैं। लेकिन ये स्वराज्य पार्टी जो थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में जो रिपोर्ट आई थी, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसमें जब मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेट की मांग करते हैं, इससे सुभाष चंद्र बोस जो है वो इसका विरोध कर देते हैं। जब सुभाष चंद्र इसका विरोध कर देते हैं तो वो इस पार्टी से बाहर होते हैं और इसके बाद वो राष्ट्रीय कांग्रेस में फिर से जुड़ जाते हैं। अब देखना यहाँ से क्या हो रहा है। 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, 1922 में बंद कर दिया गया। मैंने ये सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन यहाँ से मैं फिर से यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी माइंड में सेट हो जाए। सीआर दास व मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया। 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किया जाता है और इसका गठन कौन करता है, तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास इसका गठन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी पार्टी से जुड़ जाते हैं क्योंकि इनके गुरु जो थे उन्होंने स्थापना की थी। तो गुरु की बात अगर चेला ना माने तो फिर कैसा गुरु और कैसा चेला। तो ये उन्हीं के कहने पर ये क्या कर देंगे, स्वराज्य पार्टी से जुड़ जाएंगे। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को बताइए, मैंने सब कुछ बता दिया है। इलाहाबाद या वाराणसी या कटक या मैसूर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सी। जो कटक है वो ओडिशा में स्थित है। कटक कहाँ स्थित है, कटक ओडिशा में स्थित है। और इनका जन्म जो है वो 1897 को हुआ था, यानी 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर, कटक ओडिशा में होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर बंगाल भी दिया होता तो बंगाल भी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला था। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा डिवीजन यानी कि बंगाल प्रांत में हुआ था। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अपनी स्टोरी को, अपनी कहानी को फिर से आगे बढ़ाते रहेंगे हम लोग, क्योंकि बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस को भी रख दिए। 1924 में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस को बंदी बना लिया जाता है। ये असहयोग आंदोलन में जब 1922 में कूदे थे, इसके बाद 1924 में यानी कि 23 में स्वराज्य पार्टी का गठन होता है और 1924 में इन्हें क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें 3 साल के लिए जेल की सज़ा दे दी गई। अपने जीवन काल में सुभाष चंद्र बोस कुल 9 बार जेल में गए थे। किसी किसी बुक में 11 बार लिखा है और किसी किसी में 9 बार लिखा हुआ है। तो आप लोगों को 9 बार वाला क्या मानना है, करेक्ट मानना है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है कि उनको 9 बार या 10 बार जेल हुई थी। ये सब मैं जीवन परिचय पढ़ा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उदारवादी जो दल था उसके कट्टर विरोधी थे। ठीक है, ये कैसे थे, तो ये गर्म पत्थी नेता थे। ये उदारवादी जो दल के नेता थे जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उनसे बहुत ही क्या करते थे, ये वो बहुत ही सख्त नफरत करते थे, उनके कट्टर विरोधी थे। सुभाष चंद्र बोस 1928 में नेहरू रिपोर्ट का क्या करेंगे, विरोध करेंगे और पूर्ण स्वराज्य के पद की मांग करेंगे। यानी कि भारत को डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, भारत को चाहिए तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और ये सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया। इससे पहले किसने कहा था, तो इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में अच्छी खासी पड़ती थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में कभी पटी नहीं। ठीक है, इन दोनों के विचार कभी आपस में मिले नहीं। ठीक है, वो कैसे कैसे नहीं मिल रहे थे, मैं आगे आगे सबको आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक आ गए हैं तो जाहिर सी बात है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को वॉच करें तो मेरी आशा है कि आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कर लेंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा ये वाला वीडियो पूरा समझ में आ जाए। और आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठे ना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाद में इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ से मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आप अगर जीवन परिचय से यहाँ पे पढ़ लेंगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो वो पार्ट है ना, वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से एक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे अगर आगे हम लोग बात करेंगे कि जनवरी 1939 में क्या हुआ, त्रिपुरी में जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आप लोग कहेंगे यहाँ त्रिपुरा होना चाहिए, तो नहीं लालो, यहाँ पर त्रिपुरी ही होगा। त्रिपुरी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित एक छोटा सा कस्बा है मध्य प्रदेश में। वहाँ पर 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी जो अध्यक्षता थी वो सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई थी। ठीक है, अब देखना यहाँ से मैं एक बात बता दूं यहाँ से कि 1938 वाला,
ठीक है। 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, और ये आयोजित किया गया था हरिपुरा में। ठीक है, कहाँ पर? हरिपुरा में हरिपुरा में इसको आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। 1939 में भी इन्हें नॉमिनेट कर लिया जाता है, जो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में होना था, लेकिन गांधी जी जो थे ना वो इसके विरोध में थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता करें 1939 वाले कांग्रेस के अधिवेशन में। इसलिए गांधी जी ने कहा कि अब की बार जो चुनाव होगा ना, अब की बार जो कांग्रेस का पद होगा उसका चुनाव करके लिया जाएगा। जो कांग्रेस का अध्यक्ष है उसको चुनाव के बल पर अब की बार यहाँ पे अधिवेशन में उसको शामिल किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस मान जाते हैं। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस होते हैं और गांधी जी के कहने के अनुसार जवाहरलाल नेहरू सबसे पहली पसंद थे गांधी जी की, और गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को खड़ा किया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम सुभाष चंद्र बोस के सामने नहीं खड़े होंगे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू में बहुत अच्छी खासी पटरी खाती थी। ठीक है, तो ये इनके खिलाफ नहीं लड़ते हैं। फिर महात्मा गांधी जो है वो तुम्हारे अबुल कलाम आज़ाद को खड़ा करते हैं, लेकिन अबुल कलाम भी मना कर देते हैं कि हम सुभाष चंद्र बोस के सामने नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो उस समय ना बहुत परिपक्व नेता बन के उभरे थे। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया? पटाभी सीतारमैया को क्या कर दिया? सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़ा कर दिया। अब हुआ क्या? वही हुआ जो मंजूर खुदा होना था। इसके बाद हुआ कि पटाभी सीतारमैया जो है वो अपने चुनाव में हार जाते हैं, और गांधी जी ने कहा था अगर पटाभी सीतारमैया अगर हार जाते हैं तो यहाँ पर मेरी हार मानी जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी हार हारी थी 1939 में, उससे बड़ी हार मेरे लिए कुछ नहीं थी। इसके बाद होता क्या है? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में जो तुम्हारा कांग्रेस के जो सदस्य थे ना उसमें तुम्हारा ये बता सकते हैं कि उसमें बहुल संख्या में कौन थे? तो गांधी जी के समर्थन थे। इसलिए गांधी जी के समर्थन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की चलेगी नहीं, और सुभाष चंद्र बोस 1939 में क्या कर देंगे? कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देंगे। जब ये कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देंगे तो ये 1939 में ही एक अलग पार्टी की स्थापना करेंगे जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी की स्थापना करेंगे जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू की गई थी। अब आप लोग पूछेंगे ये अगर पार्टी शुरू की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तो ये आज कहाँ है? तो ये आज लालो, ये आज बंगाल में सक्रिय है। ये बंगाल में आज भी काम करती है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो मैंने यहाँ से आपको बताया कि 1938 का जो था हरिपुरा में उसकी अध्यक्षता की गई। ठीक है, अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। 1939 में फिर से सुभाष चंद्र बोस को चुना जाना था, लेकिन गांधी जी के कहने पर इसका चुनाव होता है और जवाहरलाल नेहरू मना कर देते हैं साहब कि हम तो नहीं लड़ेंगे। इसके बाद अबुल कलाम आज़ाद भी मना कर देंगे, और पटाभी सीतारमैया क्या करेंगे? चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे, और इनकी क्या हो जाएगी? हार हो जाएगी। सुभाष चंद्र बोस को बना दिया जाएगा, लेकिन गांधी जी इसका विरोध करेंगे। इन्होंने अपने 1939 में अपने पद से इस्तीफा दिया, और इसके बाद अपने आप में एक फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था की स्थापना की। ये चुनावी पार्टी थी, इसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए चुनाव हुए जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत ज़्यादा था। ठीक है, बहुमत किसका ज़्यादा था? महात्मा गांधी के सदस्यों का। अतः 1939 में कांग्रेस के प्रधान पद से सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि त्रिपुरी संकट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1939 में। और ये क्यों हुआ था? कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद 1939 में कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था, और ये यूपी SSC पेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1939 में जब तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद उसकी अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसकी अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक लिख लेना। ठीक है, क्या लिख लेना? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की जाती है, मई 1939 में, जो आज भी कोलकाता में सक्रिय, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी की स्थापना की जो 3 महीने, ठीक है, 1939 में इसकी स्थापना की थी, लेकिन 3 महीने बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से कहा, देखो अंग्रेज जो है वो
अंग्रेज जो हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी होंगे और यही मौका है कि हम लोग क्या करें, स्वतंत्रता के आंदोलनों को तेजी से करें। लेकिन गांधी जी उनकी बात को अनसुना कर देते हैं। इसलिए जब ये उनकी बात को अनसुना कर देंगे गांधी जी, तो वो अपने आप में क्या करेंगे कि एक आंदोलन चालू करेंगे और उसमें ये बात कहेंगे कि जो हॉलविल मेमोरियल था जो कोलकाता में स्थित था, इसको हटाने की मांग करने लगेंगे। अब आप लोग क्वेश्चन ये लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर दीजिएगा कि हॉर्नविल मेमोरियल किससे संबंधित है। ठीक है, तो हॉर्नविल जो मेमोरियल है वो ब्लैक होल घटना से संबंधित है। जब किसने किया था, प्लासी के युद्ध के पहले सिराजुद्दौला ने क्या किया था, एक कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। वो वाली घटना जो थे उसी का एक मेमोरियल बनाया गया था, उसको बोलते हैं हॉर्नविल मेमोरियल। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं ये हॉर्नविल मेमोरियल है, इसको कोलकाता से हटाया जाए। लेकिन इसी कारण से इनके विरोध में अंग्रेज आएंगे और अंग्रेज इन्हें क्या कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे। लेकिन जेल में बंद कर देंगे तो इनकी जेल में तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए इनको जेल से निकाल करके इनके घर में लाएंगे और इनको नज़रबंद कर देंगे। क्या कर देंगे, नज़रबंद कर देंगे। लेकिन नज़रबंद कर देंगे, उसके कुछ दिनों बाद ये एक अफ़गानिस्तान का पठान था, मैं उसका आपको नाम यहाँ से बता दे रहा हूँ कि उसका नाम जो था, उसका नाम जियाउद्दीन था। क्या नाम था, जियाउद्दीन नामक एक अफ़गानी पठान को वहाँ पर बिठा कर के फ़रार हो जाते हैं। ठीक है, अपने स्थान पे किसको बिठा दिया, जियाउद्दीन नामक एक जो अफ़गानी पठान था उसको बैठा देंगे और वहाँ से भग जाएंगे। और जब वहाँ से फरार होंगे तो सीधा कोलकाता से पेशावर चले गए। कोलकाता जो था उस समय पेशावर भारत से अलग नहीं हुआ था, यानी कि पेशावर पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान उस समय भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, तो ये पाकिस्तान जो है पेशावर चले जाते हैं कोलकाता से छिपते छिपते और उसके बाद काबुल पहुंच गए। इनका मुख्य उद्देश्य जो था ना वो ये था कि हम काबुल से सीधा उन देशों में चले जाएं जो देश अंग्रेजों के खिलाफ हों। उस समय जो रूस था वो अंग्रेजों के खिलाफ था, यूएसएसआर जिसका नाम था वो क्या था, अंग्रेजों से खिलाफ था। तो ये सोच रहे थे कि हम उस देश से अपनी सहायता मांगेंगे और अंग्रेजों उनके सहायता से हम अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करेंगे, एक युद्ध लड़ेंगे जो भारत में होगा। यानी कि जो भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित थी उसके द्वारा हम भारत में आक्रमण करवाएंगे और उनके सहयोग से हम इनको अपने देश से निकलवा देंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। उधर 1939 में जो सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था उसमें जर्मनी ने क्या कर दिया, जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। अब सुभाष चंद्र बोस रूस से सहायता मांगने जाते हैं, मास्को पहुंचते हैं। मास्को उनसे बात होने ही वाली थी कि वहां पर जर्मनी के द्वारा मास्को पर अटैक कर दिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध में फिर से कूद पड़ता है कौन, रूस भी किसके तरफ से लड़ेगा, तो ये भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ने लगेगा। अब जो तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस हैं इनकी जो एकमात्र आशा थी वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद ये मास्को से चले जाएंगे जर्मनी, मास्को से जाएंगे जर्मनी और जर्मनी जब जाएंगे तो वहाँ पे हिटलर से मिलेंगे। ठीक है, हिटलर से मिलेंगे और हिटलर के द्वारा ही वहाँ पे एक सेना का गठन करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं वहाँ से आपको यहाँ फिर से लाना चाहता हूँ अपने जो लाइनें लिखी हुई हैं यहाँ पे। वह कोलकाता से पेशावर गए और फिर काबुल गए। काबुल में उनका जो सहयोग किया था ना वो भगत राम तलवार ने किया था। किसने किया था, भगत राम तलवार नामक एक व्यक्ति थे, उनका काबुल में पहुँचने में उनका क्या किया था, सहयोग किया था। अब देखो पेशावर पाकिस्तान में और काबुल जो है ना ये अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान जाएंगे तो उनका सहयोग करेंगे भगत राम तलवार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को रखा है, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चनों को भी अटेंड करते रहिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो आप लोगों के पास ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सा ऑप्शन है आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था। इसके मैं एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है, दी थी। ओके, तो अब आगे हम लोग अपनी स्टोरी पे आते हैं। इसके बाद काबुल होते हुए इटालियन पासपोर्ट, एक इटालियन व्यक्ति था जिसका नाम था ऑरलिंडो मैजेंटा। क्या नाम था, ऑरलिंडो मैजेंटा के पासपोर्ट से सुभाष चंद्र बोस मास्को पहुंचे और मास्को यानी कि यूएसएसआर। ठीक है, क्या नाम था उसका, यूएसएसआर। इससे पहले इसका नाम था रशिया। क्या नाम था, रशिया। लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे वो स्टालिन थे, स्टालिन के द्वारा रशिया का नाम बदल के यूएसएसआर कर दिया गया था। और ये यूएसएसआर जो था वो 1991 में फिर से रसिया में कन्वर्ट हो जाएगा जब इसमें 16 देश बाहर होंगे इससे।
लेकिन उस समय जर्मनी ने यूएसएसआर पर आक्रमण कर दिया, जिससे यूएसएसआर भी क्या हो गया, मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। मित्र राष्ट्र, देखो मैं मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ से जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 तक, तो दो तरफ गुट बने हुए थे। एक तो था मित्र राष्ट्र, दूसरा था ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की तरफ तुम्हारा ब्रिटेन लड़ रहा था, ब्रिटेन हो जाएगा, तुम्हारा फ्रांस हो जाएगा, और बाद में 1945 में अमेरिका भी उसमें कूद पड़ेगा, तो वो भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो जाएगा। लेकिन मित्र राष्ट्रों में जब जर्मनी आक्रमण करेगा यूएसएसआर पे, तो मित्र राष्ट्रों की तरफ से रूस भी लड़ने लगेगा। और जो ध्रुवीय राष्ट्र थे उसमें तुम्हारा था जर्मनी था, जापान था वहाँ पे, ठीक है, और इटली था। ये सब दूसरे विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहे थे। अब इसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बर्लिन शहर पहुंचते हैं। हिटलर से मिलने का प्रयास कर रहे थे, हिटलर से मिले भी। उनके सहयोगी रिबेनट्रॉप के द्वारा वो किससे मिलते हैं, तो हिटलर से मिलते हैं। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि जो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो हिटलर से किसकी सहायता से मिले थे, तो उनका नाम था रिबेनट्रॉप। क्या नाम था, रिबेनट्रॉप से। उन्होंने जो रिबेनट्रॉप था उसने हिटलर से सुभाष चंद्र बोस को मिलवाया, और हिटलर ने सारी बातें समझी, और उसने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस को एक अपनी सेना दी कि आप एक फौज का गठन करिए और इससे आप अपने लड़ाई को जारी रख सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी छोड़ना पड़ा। हिटलर से मिलने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ एक सेना की स्थापना की, जिसका नाम था 3 लेजेंड। क्या नाम था, 3 इंडिया लेजेंड रखा। नाम क्या रखा, 3 इंडिया लेजेंड। यह आपने नहीं सुना होगा, तो यहाँ से आप नोट भी पॉइंट कर लीजिएगा कि हिटलर से मिलने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ एक सेना की स्थापना की थी, जिसका नाम था 3 इंडिया लेजेंड। लेकिन कुछ कारणवश से इन्हें जल्द ही जर्मनी को छोड़ना पड़ा। अब ये जर्मनी से जाएंगे जापान, और जापान में रास बिहारी बोस पहले ही क्या है, मौजूद हैं। रास बिहारी बोस जापान में पहले से मौजूद हैं, और ये जापान में जाएंगे। उधर कहानी क्या चल रही थी कि ब्रिटेन जो था वो जापान पे युद्ध करने वाला था। ब्रिटेन ने अपनी सेना जो थी वो भारत की ही सेना थी, भारत के ही लोग उसमें सेना में शामिल थे। 70,000 सैनिकों को लेके जापान में आक्रमण करवा देता है। लेकिन भारत के सैनिकों में कैप्टन मोहन सिंह जो थे वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। कैप्टन मोहन सिंह के कहने के अनुसार भारतीय सेना जो है वो जापानियों से मिल जाएगी, और भारत की सेना जो 70,000 थी उसको हार का सामना करना पड़ेगा। जब पूरी की पूरी सेना हार जाएगी तो मोहन सिंह थे, इनके द्वारा अंग्रेजों को, जो तुम्हारे जापानी हो जाएंगे, जापानी के द्वारा सारी सेना को क्या बना लिया, बंदी बना लिया जाएगा। और जब ये बंदी बना लिए जाएंगे, ये सिर्फ बंदी इसलिए बनाया गया था ताकि इंग्लैंड को लगे, ताकि ब्रिटिश को लगे कि वहाँ की सेना हार गई है, उनको बंदी बना लिया गया। लेकिन एक्चुअली में कहानी पूरी उल्टा चल रही थी। भारतीयों ने क्या किया था, उनके साथ मिल के अपने ही देश को आज़ाद करवाने के लिए उनसे मिले और उनसे सहायता मांगी कि हमारे देश पे जो ब्रिटिश हैं उनसे कैसे हम जीतें। लेकिन उसी समय कहानी वहाँ पर देखी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो कहाँ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तुम्हारे जापान में। और जब जापान में आएंगे तो रास बिहारी बोस से मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर फिर से आपको अपने क्वेश्चनों में लाना चाहूँगा कि बाद में जापान पहुँचे, उस समय जापान में सैन्य शासन था। जापान में उस समय सैन्य शासन था। ब्रिटेन ने 70,000 भारतीय सैनिकों को जापान लड़ने के लिए भेजा, लेकिन जापान ने भारतीय सैनिकों को हरा दिया। मैंने कहानी आपको बताया, अब दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना। इसके बाद हुआ क्या, क्योंकि भारतीय सेना जापान के सैनिकों से मेल मिलाप कर लिया था, कैप्टन मोहन सिंह के प्रयासों से दोनों देशों के सैनिकों को मिलाकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। अब देखो, भारत के जो सैनिक जो ब्रिटिश में थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, वो और जापान के सैनिक दोनों मिलेंगे और आज़ाद हिंद फौज का गठन करेंगे। ये आज़ाद हिंद फौज जो है 1941 में गठित की गई थी कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से एक आंसर आप लोग याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो उसकी स्थापना की गई थी कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, ना कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अभी सुभाष चंद्र बोस जापान नहीं पहुँचे, ठीक है, अभी वो रास्ते में है, लेकिन इसका गठन हो चुका है। सुभाष चंद्र बोस की जापान आने के बाद आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया, जिसमें उनकी सहायता रास बिहारी बोस ने की थी। यहाँ पर रास बिहारी हो जाएगा, रास बिहारी बोस ने उनकी सहायता की थी पुनर्गठन में। ठीक है, इसका पुनर्गठन किया गया किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र के बोस के द्वारा जो दिए गए प्रमुख नारे थे हम उनकी बात करते हैं कि इनके प्रमुख नारे क्या क्या थे। तो सबसे पहला नारा था जय हिंद का नारा। क्या था, जय हिंद का नारा। दूसरा था दिल्ली चलो, और तीसरा क्या था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया प्रमुख नारा था। ठीक है, ये तीनों के तीनों किसमें दिए गए थे, आज़ाद हिंद फौज के द्वारा दिए गए थे, और उसमें सुभाष चंद्र बोस ने
कहे थे। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज ने मलेशिया को, सिंगापुर को जीत लिया और म्यांमार की तरफ बहुत जल्दी ही बढ़ने वाले थे। ठीक है, बहुत जल्दी बढ़ने वाले थे। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सिंगापुर में एक पार्टी की स्थापना की, यानी कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना यहाँ पे ये कर देते हैं। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा, या शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो इससे पहले, तो मैं यहाँ से एक बताना चाहूँगा कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की जाएगी। इसका गठन 31 अक्टूबर 1943 को किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया और रास बिहारी बोस को प्रधान सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। इस सरकार को कुल 9 देशों के द्वारा इसको मान्यता दी गई थी। दिसंबर 2018 में नरेंद्र मोदी अंडमान एंड निकोबार की सैर करते हैं। ठीक है, सैर करते हैं और वहाँ के जो द्वीप थे, ठीक है, उन द्वीपों का मैं नाम लेना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या चित्तरंजन दास। ठीक है, मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में पढ़ाया था कि चित्तरंजन दास इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे एक बात ये भी कही थी कि राजनीतिक में वो प्रवेश किसकी प्रेरणा से करेंगे, तो महात्मा गांधी की प्रेरणा से करेंगे, लेकिन वो अपना गुरु मानेंगे चित्तरंजन दास को। इसके बाद आगे की कहानी को हम लोग फिर से जारी करेंगे। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीप थे, पहला द्वीप था रॉस द्वीप, दूसरा था हैवलॉक द्वीप और तीसरा था नील द्वीप। इन तीनों द्वीपों का नाम बदलकर मोदी के द्वारा क्या क्या किया जाएगा वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो रॉस द्वीप था उसका नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। इसके बाद हैवलॉक द्वीप जो था उसका नाम स्वराज्य द्वीप कर दिया गया और बाकी जो नील द्वीप था उसका नाम शहीद द्वीप के नाम पे रखा गया। यानी कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान एंड निकोबार की सैर करते हैं। वहाँ पे जो 3 द्वीप थे, रास बिहारी, रॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप, इन तीनों का नाम बदल बदल के क्रमशः सुभाष चंद्र बोस द्वीप, स्वराज्य द्वीप और शहीद द्वीप के नाम पे रख देते हैं। जापानी सैनिकों को सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय सेना ने 1944 में क्या कर दिया, भारत पर आक्रमण कर दिया। 1944 में आक्रमण किया। 1944 में जब आक्रमण किया तो असम में उस समय कोहिमा पड़ता था और कोहिमा आज वर्तमान में है नागालैंड की राजधानी, लेकिन उस समय ये असम में पड़ता था। 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना ने भारतीय भूमि पर अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। उधर जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें जापान ने क्या कर दिए, अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्योंकि 1945 में तुम्हारा अमेरिका ने क्या कर दिया, उनमें परमाणु बम गिरा दिया और जब परमाणु बम गिरा दिया तो वहाँ पे तहस नहस हो गया, पूरी तरह से जो जापान था पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसलिए अंग्रेजों के द्वारा और ये जो तुम्हारा अमेरिका था इनके द्वारा क्या किया जाएगा, जापान पे आक्रमण करने के बाद जापान इनसे क्या कर लेगा, आत्मसमर्पण कर देगा। और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से भी क्या करेगा, जापान चला जाएगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से जापान की ओर भागे। कहते हैं कि वायुयान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो जाती, लेकिन ये कोई प्रमाण नहीं था। ठीक है, ये कोई भी प्रमाण नहीं था। आज तक इनकी मृत्यु का एक संशय बना हुआ है, बहुत सारी बुक में दिया गया, लेकिन इनकी मृत्यु की कोई सटीक जानकारी अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हो सकी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फिर से क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी और कब प्रकाशित हुई थी? मैंने जो नहीं बताया उसको मैं यहाँ पे डिस्कशन कर दे रहा हूँ। 1942 में इसको लिखा गया था, 1935 में लिखा गया था, 1938 में या फिर 1939 में। तो यहाँ पे 1935 में राइट आंसर हो जाएगा। तो 1935 पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? तो पहली बात ये सुभाष चंद्र बोस की है। कब लिखा गया था? 1935 में इसको लिखा गया और 1935 में इसको लिखा गया था और 1945 में इनकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। ठीक 10 साल बाद इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद मैं एक और तथ्य को शामिल करना चाहूँगा कि 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के आधार पर इस पुरस्कार को वापस ले लिया गया। मैंने आपको पहले ही बताया था, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नेताजी को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित करना अवैध है।
क्योंकि उनकी मृत्यु का कोई सबूत नहीं था। ठीक है, उनकी मृत्यु का कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए क्या कर दिया गया, उनसे मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया गया था उसको वापस ले लिया गया। अब मैं यहाँ पर आपको डिस्कशन करना चाहूँगा मैप के थ्रू। अब देखो कहानी क्या चल रही थी। ये अपना भारत है, ठीक है, ये भारत है, और 1939 से 1945 तक का जो तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसमें भारत ने अपने सैनिक जो है यहाँ पर जापान में भेजे। जापान सैनिक कितने थे, टोटल 70,000 सैनिक थे। और इस तरफ जो तुम्हारा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस थे, वो जर्मनी से, कहाँ से, जर्मनी, यहाँ पर जर्मनी स्थित है, ठीक है, ये जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी से वो कहाँ लौट रहे हैं, कहाँ लौट रहे हैं, तो जर्मनी से जापान जा रहे हैं। इस तरफ से जापान जाएंगे और इस तरफ से भारतीय सैनिकों को भेज दिया जाएगा जापानियों से युद्ध करने के लिए। लेकिन यहाँ रास बिहारी बोस पहले स्थित हैं, कहाँ पर, जापान में। और ये जो सेना थी 70,000, इसका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में जापानी सैनिक क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे, और कैप्टन सिंह मिल जाएंगे किससे, जापानी सैनिकों से, और भारत के सैनिकों को क्या कर देंगे, आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देंगे। और जब यहाँ पे उनको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करेंगे तो भारत में खबर आएगी कि भारतीय से जो सैनिक थे वो जापान के सैनिकों से हार गए। लेकिन कहानी उल्टा चल रही थी, मैंने सब कुछ बता दिया। ये आएंगे 1943 में यहाँ पर, ठीक है, 1943 में जब आएंगे तो इसका पुनर्गठन करेंगे आज़ाद हिंद फौज का, और इसके बाद भारत में आक्रमण करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि असम वाले इलाके में, कोहिमा में जब आक्रमण करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने झंडा तो गाड़ दिया था, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि जो अमेरिका था इसने क्या कर दिया, जापान पे आक्रमण कर दिया। जब जापान ने आक्रमण किया 1945 में, यानी कि एक 6 अगस्त को और दूसरा 9 अगस्त को, 6 अगस्त को तुम्हारा था जो फैट बॉय और इसके बाद लिटिल बॉय, इन दोनों परमाणु बम्बों को गिराया गया। इससे जापान क्या होगा, पूरी तरह से नष्ट हुआ और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया अमेरिका के सामने। तो ये कहानी चल रही।